मराठा इतिहास में पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713-1720 ईस्वी। इन्होंने युद्ध से प्रभावित राज्य पर नियंत्रण करने में साहू जी महाराज की सहायता की। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना प्रमुख कन्होजी आंग्रे को यूरोपीय खतरों के विरुद्ध साहू का समर्थन करने के लिए तैयार किया। उन्होंने जागीरें देने की प्रथा को भी फिर से आरंभ किया और पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी। अफगानिस्तान के दुरानी साम्राज्य के विरुद्ध एक निराशाजनक हार ने मराठों और मुगल साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया, जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभाव के लिए मंच तैयार हो गया। युद्ध बाद अब्दाली ने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली के सम्राट के रूप में मान्यता दी और मराठों को उनके संरक्षक के रूप में मान्यता दी। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी। ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। इन्होंने मालवा के राजपूत शासक और गुजरात के शासक सहित विभिन्न विरोधियों को हराकर मराठा साम्राज्य की शक्ति को समृद्ध किया। उन्होंने बुंदेलखंड को भी स्वतंत्र कराया और मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। बालाजी बाजीराव 1740-1761 ईस्वी। नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध वे एक प्रभावी प्रशासक थे। उनके नेतृत्व में मराठों ने पुर्तगालियों के थाना, सालसेट और बेसिन पर आधिपत्य कर लिया तथा दक्कन में व्यापार के लिए अंग्रेजों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। मराठों ने राजपूत और बंगाल में भी विस्तार किया। बंगाल के नवाब ने उपहारों की मांग की एवं अफगानों छत में बंदर हैं। बालाजी बाजीराव 1740-1761 ईस्वी। नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध एक प्रभावशाली प्रशासक थे। उनके नेतृत्व में मराठों ने पुर्तगालियों के थाना, सालसेट, बेसिन पर आधिपत्य कर लिया। दक्कन में व्यापार के लिए अंग्रेजों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। मराठों ने राजपूताना और बंगाल में भी विस्तार किया। बंगाल के नवाब से उपहारों की मांग की और अफगानों और रोहिल्लों को खदेड़ने के लिए दिल्ली में प्रवेश किया। पेशवा माधवराव प्रथम 1761-1772। माधवराव ने पानीपत की विजय के बाद मराठों की शक्ति को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने मैसूर में हैदर अली के विरुद्ध सफलता मिली तथा उन्होंने इलाहाबाद और कड़ा पर नियंत्रण के लिए अंग्रेजों से संधि की। उन्होंने 1722 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पहले उत्तर भारत पर मराठा नियंत्रण स्थापित करते हुए रोहिल्लों, राजपूतों और जाट शासकों को भी हराया। आंग्ल मराठा युद्ध। मुगलों के पतन के बाद मराठों और अंग्रेजों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ी। मराठों ने मुगल साम्राज्य के अवशेष का अपना साम्राज्य स्थापित किया और साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कई अन्य यूरोपीय
कंपनियों से अधिक मजबूत हो गई। सत्ता वर्चस्व के कारण मराठा और अंग्रेजों के बीच कई युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी। आंग्ल मराठा संघर्ष सूरत की संधि के साथ आरंभ हुआ, सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में, इस पर अंग्रेजों और रघुनाथ राव ने हस्ताक्षर किए। 1775 में सालसठ क्षेत्र में सूरत और भरूच जिलों कि राजस्व का कुछ हिस्सा अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। बदले में अंग्रेजों ने 2500 सैनिकों को रघुनाथ राय की सहायता करने के लिए भेजने की सहमति दी। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी। सूरत की संधि का ब्रिटिश कलकत्ता परिषद ने कड़ा विरोध किया। इस प्रकार नई संधि पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस नई संधि में माधव राव को पेशवा के रूप में मान्यता प्रदान की, रघुनाथ राव को पेंशन देने का वादा किया और मराठों को फ्रांसीसियों का सहयोग करने से रोक दिया। फडणवीस द्वारा पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह फ्रांसीसियों को सौंप दिया। इस पर मराठों द्वारा संधि का उल्लंघन किया गया। मराठों और अंग्रेजों के बीच युद्ध छिड़ गया। अंग्रेज युद्ध हार गए और बड़गांव की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जहां अंग्रेजों ने 1775 ईस्वी के बाद से हासिल किए गए सभी क्षेत्रों को वापस लौटाना पड़ा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी। फडणवीस की मृत्यु के उपरांत आपसी संघर्ष बढ़ गए। पेशवा बाजीराव द्वितीय को गद्दी से उतार दिया गया। इन्होंने अंग्रेजों की मदद स्वीकार करनी पड़ी। बेसिन की संधि 1802 में तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने पेशवा पर सहायक संधि में शामिल होने का दबाव डाला। संधि के अनुसार सौंपे जाने वाले क्षेत्र के 26 लाख रुपए की आय होनी चाहिए थी। अग्रणी मराठा राज्यों ने इस संधि को अपमानजनक माना, इसलिए इसे अस्वीकार करने का निर्णय लिया। इस प्रकार दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध छिड़ गया। मराठा दूसरी तरफ से पराजित हो गए। उसने सहायक संधि करनी पड़ी। अंग्रेजों को दोआब, अहमदनगर, भरूच और सभी पहाड़ी क्षेत्र मिल गए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने बेसिन की संधि के अपमान का बदला लेने के लिए मराठा शासकों को अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट करने का प्रयास किया। बड़ौदा के गायकवाड़ के प्रधानमंत्री गंगाधर शास्त्री की पेशवा के करीबी त्रिकंजी ने हत्या कर दी। पेशवा पर मराठा संघ बनाने, सिंधिया, भोसले और होलकर के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध साजिश करने का आरोप लगाया गया। पूना की संधि 1817। अंग्रेजों ने पेशवा को 1817 में पूना में एक नई संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। तदनुसार पेशवा ने मराठा संघ के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया। कोंकण को अंग्रेजों को सौंप दिया और गायकवाड़ की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की। बाजीराव इस अपमान के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए अब अंग्रेज पिंडारियों के दमन में लगे हुए थे। तो बाजीराव द्वितीय ने पेशवा रेजिमेंट को जला दिया। जनरल स्मिथ पूना पहुंचे और उस पर आधिपत्य कर लिया। पेशवा सतारा की ओर भाग गए। अस्टाकिर्की कोरेगांव ने अपनी सेना को हराया। अंत में बाजीराव ने 1818 में एलिफिंस्टन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों द्वारा पेशवाई को समाप्त कर दिया गया। पेशवा पद और पेशवा के सभी अधिकार छीन लिए गए, लेकिन जागीरदारों की जागीरें बहाल कर दी गईं। 1851 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक बाजीराव द्वितीय कैद में रहे और उन्हें वार्षिक पेंशन मिलती रही। शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह ने सतारा के पास स्थित एक छोटे राज का राजा बनाया गया। बाजीराव प्रथम द्वारा भोसले, होलकर और सिंधिया द्वारा स्थापित मराठा संघ को भंग कर दिया गया।
स्टुअर्ट एलियट, जो पूना का निवासी था, को बम्बई का गवर्नर नियुक्त किया गया। पेशवाओं के अधीन मराठा प्रशासन। पेशवा शिवाजी के अष्टप्रधानों में से एक थे, जिनका पद वंशानुगत नहीं था। जैसे जैसे राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा गिरावट आई, पेशवा प्रमुखता से उभरे। पेशवाओं ने वस्तुतः पूरे प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया और राजा की शक्तियाँ छीन ली। उन्होंने राज्य के धार्मिक प्रमुख के रूप में मान्यता दी गई। केंद्रीय सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र पूना के पेशवा सचिवालय था। यह सभी जिलों के राजस्व और व्यय गांव और जिला अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं को देखता था। सभी स्तर के सरकारी कर्मियों के वेतन और अधिकार, नागरिक, सैन्य, धार्मिक प्रमुखों के अंतर्गत बजट को भी इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता था। दैनिक रजिस्टर में सभी राजस्व, अनुदान, विदेशी क्षेत्रों से प्राप्त भुगतान का विवरण दर्ज किया जाता था। प्रांत। पेशवाओं के अधीन प्रांत सरकार में भिन्न थे। बड़े प्रांतों पर सरसूबेदार का शासन था। प्रांतों में सूबों और जिलों में विभाजित किया गया था। मामलतदार और कम विस्तार ने जिले में पेशवा के प्रतिनिधि थे। ये जिला प्रशासन के प्रत्येक अंग के लिए उत्तरदायी थे। देशमुख देशपांडे ये जिला अधिकारी थे, जो लेखकों के प्रभारी थे और मामलतदारों और कम विस्तारों के क्रियाकलाप की जांच करते थे। यह संतुलन स्थापित करने का एक यंत्र था। सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए मराठा सरकार ने मामलतदारों और अन्य अधिकारियों से भारी राशि वसूल की जाती थी। इसे किसी जिले में पहली नियुक्ति पर वसूल किया जाता था। ग्राम प्रशासन की मूल इकाई होती थी और यह स्वशासित होती थी। पटेल मुख्य ग्राम इकाई और केंद्र को राजस्व संग्रह भेजने के लिए उत्तरदायी था। उसे सरकार की ओर से कोई वेतन नहीं दिया जाता था। उसका पद वंशानुगत होता था। पटेल को कुलकर्णी या लेखाकार और रिकॉर्ड कीपर द्वारा मदद की जाती थी। ग्राम सेवक वंशानुगत थे। उन्हें सामुदायिक कार्य करने होते थे। बढ़ई, लोहार और अन्य ग्रामीण कारीगर बेकार या अनिवार्य रूप से सेवा प्रदान करते थे। नगरीय प्रशासन कोतवाल, कस्बों और शहरों के मुख्य अधिकारी होता था। शांति और व्यवस्था बनाए रखना, कीमतों का क्रियान्वयन करना, नागरिक विवादों का निपटारा करना तथा सरकारों को मासिक हिसाब भेजना उनके मुख्य कर्तव्य थे। वह नगर पुलिस का प्रमुख होता था और न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करता था। राजस्व स्रोत। पेशवाओं ने कृषि उपज को साझा करने के बजाय कर खेती प्रणाली अपनाई, जिनमें उर्वरता और फसलों के आधार पर भूमि राजस्व का आकलन किया जाता था। फसलों के प्रकार में सिंचाई की सुविधा तथा भूमि की उत्पादकता के अनुसार भूमि को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। अतिरिक्त राजस्व स्रोतों में चाउथ, सरदेशमुखी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वन उपज और विविध कर शामिल थे। जब मराठा सरकार वित्तीय संकट में थी, तो ये सभी भूमिधारकों पर कुर्जा पट्टी या तस्ती पट्टी के रूप में कर लगाए, जो कि करदाता की 1 वर्ष की आय के बराबर होता था। पुलिस व्यवस्था। प्रत्येक गांव में चौकीदार, आमतौर पर महार, नियुक्त किए जाते थे। लेकिन जब भी अपराध बढ़ता था, सरकार अपराधों को नियंत्रित करने के लिए अस्थायी पैदल सेना भर्ती करती थी। बाजीराव द्वितीय ने अपराधियों को पता लगाने, उन्हें पकड़ने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की। शहरी क्षेत्रों में न्यायाधीश और पुलिस की शक्तियाँ कोतवाल को प्रदान की गई थी। न्याय व्यवस्था। इस अवधि में न्याय प्रणाली अपरिपक्व थी। इसमें कोई संहिताबद्ध विधि या
प्रक्रिया के नियम नहीं थे। आपराधिक आपराधिक मामलों में न्यायिक अधिकारियों का एक पदानुक्रम था। शीर्ष पर राजा छत्रपति थे और उनके नीचे पेशवा, सर सूबेदार, फिर मामलदार और फिर पटेल होते थे। सेना पेशवाओं ने शिवाजी के अधीन अपनाई जाने वाली सैन्य प्रणाली की उल्लेखनीय विशेषताओं को त्याग दिया। शिवाजी के स्थानीय स्तर पर मराठा क्षेत्र में सैनिकों की भर्ती की जाती थी, लेकिन पेशवाओं ने भारत में सभी हिस्सों और सभी सामाजिक समूहों के सैनिकों को तैयार किया। पेशवाओं की सेना में सामंती सरदारों के भाड़े के सैनिक शामिल थे। चूँकि प्रतिद्वंदी सरदारों की जागीरें एक ही क्षेत्र में थीं, इसलिए बहुत सारे आंतरिक विवाद भी थे। इसका प्रभाव मराठा राज्य के लोगों की एकजुटता पर भी पड़ा। घुड़सवार सेना स्वाभाविक रूप से मराठा सेना की मुख्य शक्ति थी। प्रत्येक जागीरदार को हर वर्ष एक सामान्य तौर पर निर्धारित संख्या में घुड़सवार लाने होते थे। घुड़सवारों को उन्हें उनके द्वारा रखे गए घोड़ों की तुलना में गुणवत्ता के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता था: पैदल सेना और तोपखाना। मराठों ने घुड़सवार सेना का समर्थन किया, जिसमें अरब, रोहिंग्या, सिख और सिंधी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पैदल सेना की भर्ती की गई, जिन्हें मराठा सैनिकों की तुलना में अधिक वेतन मिलता था। मराठा तोपखों का संचालन मुख्य रूप से पुर्तगाली और भारतीय ईसाइयों द्वारा किया जाता था। बाद में अंग्रेजी सिपाही भी इसमें शामिल हो गए। मराठा नौसेना की स्थापना मराठा बंदरगाहों की सुरक्षा करने, समुद्री डकैती रोकने और आने जाने वाले जहाज़ों सीमा शुल्क वसूलने के उद्देश्य से किया गया था। बालाजी विश्वनाथ ने कोंकण, खंडेरी, विजयदुर्ग में सैनिक अड्डे स्थापित किए। गोदीबाड़ा की सुविधाएं भी विकसित की गई। निष्कर्ष रूप में कहें तो शिवाजी के उदय, उसके सैन्य विजयों और अंग्रेजों के साथ उनके औरंगजेब के साथ टकराव से मराठों का विस्तार और गौरव बढ़ा। शिवाजी एक महान योद्धा नहीं बल्कि कुशल प्रशासक भी थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी और पेशवा बाजीराव विश्वनाथ बालाजी बाजीराव के अधीन उनकी उपलब्धि भी उल्लेखनीय है। पानीपत के तृतीय युद्ध और अफगानों के हाथों मराठों की हार के कारण मराठा शासन का अंत हो गया। सहायक गठबंधन की ब्रिटिश नीति के विरुद्ध मराठों का प्रतिरोध और उनके परिणाम स्वरूप 3 आंग्ल मराठा युद्ध मराठा साम्राज्य के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं थे। 1630 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ। 1664 में शिवाजी का सूरत पर आक्रमण हुआ। 1664 में पुरंदर की संधि। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक। 1680 में शिवाजी की मृत्यु। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। 1775 से 1782 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1803 से 1806 ईस्वी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और 1817 से 1819 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। महत्वपूर्ण उपलब्धि की बात करें तो अभियान किसी विशेष उद्देश्य के लिए की गई लंबी यात्रा, दो नदियों के बीच का भूमि क्षेत्र, सुलह, 2 विचारों, स्थितियों, बयानों आदि से निपटने का एक तरीका जो एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होते हैं। नायक, नौसेना वाली सबसे बड़ी इकाई का नेतृत्व करने वाले हवलदार, 25 घुड़सवारों वाली प्रत्येक इकाई को एक हवलदार सर्जेंट के पद के बराबर के अधीन रखा गया था। जमालदार के अधीन 5 से अधिक हवलदार रखे जाते थे। एक हजारी के अधीन 10 से अधिक जमालदार होते थे। सरे नौबत, घुड़सवार सेना का सर्वोच्च सेनापति, जागीर, भूमि की संपत्ति, विशेष रूप से सामंती सेना की शर्तें पर दी गई संपत्ति, कुर्जा पत्ती या तस्ती पत्ती, करदाता की एक वर्ष की बजाय 1 वर्ष की आय के बराबर कर,
विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर या विजय का शहर एक साम्राज्य और नगर दोनों नाम था। विजयनगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। उसके उत्कर्ष काल में यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप में सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 1565 ईस्वी में शहर को लूटा और छोड़ दिया गया, जिसके बाद से यह वीरान हो गया। यद्यपि 17वीं 18वीं शताब्दी में विजयनगर बर्बाद होकर खंडहर हो गया, लेकिन ये कृष्णा गोदावरी दोआब क्षेत्र में रहने वाले लोगों की यादों में जीवित रहा। वे इसे हम्पी के रूप में याद करते हैं। ये स्थानीय देवी माँ पंपा के नाम से लिया गया था। पुरातत्व खोजों, स्मारकों, शिलालेखों और अन्य अभिलेखों के साथ मिलकर इन मौखिक परंपराओं को विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में मदद की। विजयनगर साम्राज्य में शासक संगम युग 1336 से 1485 ईस्वी, फिर सालूब वंश आया 1485 से 1505 ईस्वी, फिर तुलूब वंश आया 1405 से 1570 ईस्वी, फिर अरविड़ वंश आया 1570 से 1646 ईस्वी। प्रशासन प्रभाग मंडल, उसके नीचे नाडु, उसके नीचे स्थल, उसके नीचे ग्राम। वास्तुकला में कला रूप, कर्नाटक संगीत, कुचिपुड़ी, यक्षगान। अन्य साम्राज्य में बहमनी साम्राज्य, रेड्डी साम्राज्य। हम्पी की खोज, साम्राज्य के बारे में पता लगाना। कई यात्रियों ने विजयनगर की यात्रा की, इसके बारे में लिखा। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य में आने वालों में इतालवी व्यापारी निकोलो डी कॉन्टी, फारस से शासक द्वारा भेजे गए राजपूत अब्दुल रज्जाक व रूस के व्यापारी अफांसी निकितीन की यात्रा वृत्तांत प्रमुख थे। पुर्तगाल में बारबोसा, डोमिंगो पायस और फर्नांडो नूनीज 16वीं 17वीं शताब्दी में विजयनगर आए थे। हम्पी के प्राचीन खंडरों की खोज 1500 ईस्वी में एक इंजीनियर और पुरातत्ववेत्ता कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी। इन्होंने एक स्थल पर पहला नक्शा विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी मंदिर के पुजारियों से जानकारी इकट्ठा करके बनाया था। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य के इतिहास को एक साथ जोड़ने के लिए इतिहासकारों ने पंपा मंदिर के शिलालेखों की जानकारी को विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों और तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत जैसी भाषाओं में लिखे गए विभिन्न साहित्यों के साथ जोड़ा। इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का उपयोग करते, जबकि समकालीन लोगों ने इसे कर्नाटक साम्राज्य के रूप में वर्णित किया। कॉलिन मैकेंजी को भारत में पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया था। उन्होंने एक इंजीनियर, सर्वेक्षण और मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। उन्होंने भारत के अतीत की गहरी समझ हासिल करने और नगर बेहतर प्रशासन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थानीय ऐतिहासिक तथ्य को एकत्र किया और विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण किया। उनका मानना था कि विजयनगर और उनके इतिहास का अध्ययन करके ईस्ट इंडिया कंपनी उन संस्थानों, कानूनों, रीति रिवाजों में बेहतर समझ हासिल कर सकती थी, जो अभी भी मूल आबादी को प्रभावित करते थे। उनके प्रयासों का उद्देश्य प्रशासन के सुधार और क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाना था। राय, नायक और सुल्तान साम्राज्य की स्थापना और प्रारंभिक शत्रुता। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। उत्तरी साम्राज्य की दक्कन के सुल्तानों और ओडिशा के गजपति शासकों के साथ मुख्य रूप से उपजाऊ नदी घाटियों और लाभप्रद विदेशी व्यापारी मार्गों पर नियंत्रण को लेकर प्रतिद्वंद्विता थी। विजयनगर साम्राज्य के शासकों को राय कहा जाता था, उन्होंने वास्तुकला और सांस्कृतिक उपलब्धियों को बढ़ावा देने और उनका विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साम्राज्य के इन राय शासकों ने भवन निर्माण संस्कृति के प्रति अपने नवीन दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हुए वास्तुशिल्प के क्षेत्र में चमत्कारों की एक स्थायी विरासत छोड़ी। हाथी, घोड़े, मनुष्य
गजपति का शाब्दिक अर्थ हाथियों का स्वामी होता है। यह उस शासक वंश का नाम था जो 15वीं शताब्दी में उड़ीसा में बहुत शक्तिशाली था। विजयनगर की लोकप्रिय परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ा का स्वामी कहा जाता था और विजयनगर के राय शासकों को नरपति या मनुष्य का स्वामी कहा जाता था। साम्राज्य के प्रमुख राजवंश में विजयनगर साम्राज्य में सत्ता संघर्ष शासक वंश के सदस्यों और सैन्य कमांडरों के बीच था। इसने साम्राज्य के लंबे शासन के बाद के समयों में कई राजवंशों का विकास हुआ। संगम राजवंश यह साम्राज्य का पहला शासक राजवंश था। इसने 1485 ईस्वी तक नियंत्रण बनाए रखा। उसके उत्तराधिकारी सालूब थे। सालूब सैन्य कमांडर थे। वे 1503 ईस्वी तक सत्ता में बने रहे। फिर उनकी जगह तुलुब वंश ने ले ली। तुलुब राजवंश साम्राज्य का चमत्कार यह साम्राज्य का प्रमुख राजवंश था जिसके दौरान विजयनगर अपने चरम पर पहुंचा। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी इस वंश के प्रमुख राजा थे। कृष्णदेव राय का शासन विस्तार सुदृढ़ीकरण दोनों द्वारा निश्चित था। उनके शासनकाल के दौरान साम्राज्य में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी रायचूर द्वीप के बीच की भूमि अधिग्रहण किया और 1514 ईस्वी में ओडिशा के शासक को अपने अधीन कर लिया। 1520 में बीजापुर के सुल्तान पर महत्वपूर्ण जीत हासिल की। उन्होंने अपनी मां के सम्मान में विजयनगर के पास एक उपनगरीय नगर क्षेत्र नागलपुरम की स्थापना की। मुख्य रूप से विजयनगर का विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय और उसके तुरंत बाद के समयों में मिलता है। उन्हें मंदिर निर्माण में उनके योगदान और कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रभावशाली गोपुरम जोड़ने के लिए किया जाता था। निरंतर सैन्य तैयारियों की स्थिति में रहने के बावजूद कृष्णदेव राय के शासन के दौरान साम्राज्य में अद्वितीय शांति और समृद्धि के दौर का अनुभव किया। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद साम्राज्य की आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसमें नायकों जो बाद में एक राजवंश के रूप में उभरे या सैन्य प्रमुखों के विद्रोह भी शामिल थे। अराविडु राजवंश 1542 ईस्वी में इस साम्राज्य पर नियंत्रण एक अन्य शासक वंश अराविडु राजवंश के पास स्थानांतरित हो गई, जिसने सहस्रावी शताब्दी के अंत तक अपनी सत्ता बरकरार रखी। साम्राज्य का पतन इस अवधि के दौरान विजयनगर और दक्कन सल्तनत के शासकों के बीच बदलते गठबंधन और सैन्य महत्वाकांक्षाओं के कारण भू राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव आया। अंततः विजयनगर के विरुद्ध दक्कन साम्राज्यों का एक गठबंधन बना, जिसकी परिणति 1565 ईस्वी में राक्षसी तंडी तालीकोटा के युद्ध में निर्णायक युद्ध हुआ। विजयनगर के शासक राम राय के इस युद्ध ने विजयनगर की सेना का नेतृत्व किया, लेकिन बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के हाथों उनके निर्णायक हार का सामना करना पड़ा। विजयनगर सेनाओं ने विजयनगर शहर को लूटा और जिसके बाद कुछ वर्षों के भीतर छोड़ दिया। फिर विजयनगर साम्राज्य का ध्यान पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराविडु राजवंश ने पेनुकोंडा और बाद में चंद्रगिरी पर शासन किया। विजयनगर के सुल्तान के संबंध में बात करें तो धार्मिक मतभेदों के बावजूद सुल्तानों और विजयनगर राजाओं के बीच संबंध हमेशा शत्रुतापूर्ण नहीं थे। उदाहरण के लिए कृष्णदेव राय ने दक्कन सल्तनत में सत्ता के कुछ दावेदारों का समर्थन किया और यमन साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि धारण की। यह राम राय की जोखिम से भरी नीति थी, जिन्होंने इस सुल्तान को दूसरे के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया, जिसके कारण अंततः सुल्तान एकजुट हुए और उनके निर्णायक के रूप में पराजित किया। विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक तथा आर्थिक पहलू में नायक और अमरनायक शासन प्रणाली। नायक सैन्य प्रमुख थे जो आमतौर पर किलों की देखरेख करते और सशस्त्र बलों को कायम रखते थे। वे बार बार इस क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होते थे। अक्सर इनके साथ किसान भी रहते थे।
जो बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश करते। कई नायकों ने विजयनगर राजाओं के अधीन अधीन के अधिकार को स्वीकार किया। उन्होंने कभी कभी विद्रोह किया उनसे, जिससे उन्हें नियंत्रित करने के लिए सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता पड़ी। अमर नायक प्रणाली दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के समान एक राजनीतिक व्यवस्था थी। वे विशिष्ट क्षेत्रों का एक शासन करने के लिए राजा या राय द्वारा नियुक्त सैन्य कमांडर थे। वे अपने क्षेत्र के भीतर किसानों, कारीगरों, व्यापारियों से कर और अन्य बकाया इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने राजस्व का एक हिस्सा व्यक्तिगत उपयोग और घोड़ों और तथा हाथियों की एक निर्धारित टुकड़ी को बनाए रखने के लिए रखा, जिसने साम्राज्य की सैन्य शक्ति में योगदान दिया। कुछ राजस्व मंदिर और सिंचाई परियोजनाओं के रखरखाव के लिए आवंटित किया गया। अपनी वफादारी प्रदर्शित करने के लिए अमर नायक प्रतिवर्ष राजा को सम्मान स्वरूप तोहफा भेजते और व्यक्तिगत रूप में उपहार लेकर शाही दरबार में उपस्थित होते। हालांकि 17वीं शताब्दी में कई नायकों ने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की, जिससे केंद्रीय शाही सत्ता का पतन हो गया। व्यापार और आर्थिक गतिविधि। इस युग में अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का व्यापार फला फूला, जिसे पहले अरब व्यापारियों के बाद में कुदिरई चट्टीस नामक स्थानीय व्यापारी समूहों द्वारा नियंत्रित किया गया। विजयनगर अपने बाजारों, मसालों, वस्त्रों और कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता है। इस व्यापार से प्राप्त राजस्व ने राज्य की समग्र समृद्धि के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा और व्यापारी की बात करें तो विजयनगर में सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय, जिनका शासनकाल 1509 से 1529 था, ने तेलुगु में राज्य कला पर एक रचना लिखी। अमुक्त मामल्यदा के नाम से जाना जाता है। व्यापारियों के बारे में लिखा, एक राजा को अपने देश के बंदरगाहों में सुधार करना चाहिए और अपने वाणिज्य को इतना बढ़ावा देना चाहिए कि घोड़े, हाथी, कीमती रत्न, चंदन, मोती और अन्य वस्तुएं स्वतंत्र रूप से आयात की जाएं। उसे यह व्यवस्था करनी चाहिए कि वे विदेशी नाविक तूफान, बीमारी और थकावट के कारण उनके देश उतरे और उनकी उचित ढंग से देखभाल की जाए। दूर दराज के देशों में व्यापारी जो हाथियों और अच्छे घोड़ों का आयात करते थे, उन्हें दैनिक रूप से सोने उपहार प्रदान करके और उन्हें मुनाफे देकर अपने साथ जोड़ लें। फिर भी वस्तुएं आपके शत्रुओं के पास कभी नहीं जाएंगी। विजयनगर राजधानी और उनके आसपास के क्षेत्र अधिकांश राजधानियों की तरह विजयनगर की विशेषता उनकी विशिष्ट भौतिक विशेषताओं के साथ साथ भवन निर्माण की शैली थी। जल संसाधन। विजयनगर में तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित प्राकृतिक बेसिन जो उत्तर पूर्व दिशा में बहती। इसके अलावा उसके आसपास के भूदृश्य की विशेषताओं में अद्भुत ग्रेनाइट से बनी पहाड़ियाँ जो शहर के चारों ओर एक घेरा बनाती प्रतीत होती थी। इन चट्टानों में कई जलधाराएं नदी की ओर प्रवाहित होती थी। इस क्षेत्र में शुष्क प्रकृति के कारण विभिन्न प्रकार के जलाशय बनाने के लिए इन धाराओं के किनारे सावधानीपूर्वक तटबंध बनाए गए थे। साथ ही वर्षा जल के भंडारण और शहर में इनके वितरण के लिए भी उपाय किए गए थे। कुछ प्रसिद्ध जलाशय थे, जिसमें कमलापुरम टैंक, इसे 15वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया। इसमें सिंचाई की सुविधा एक नाली के माध्यम से पानी को शाही केंद्र तक पहुंचाया गया। हरिया नहर, इसका निर्माण संगम राजवंश द्वारा चेचक हाइड्रोलिक प्रणाली के साथ किया गया था। तुंगभद्रा नदी पर रणनीतिक रूप से बनाए गए बांध से इसकी जल आपूर्ति होती थी। इसने खेती योग्य घाटी को सिंचित किया, जिसमें पवित्र केंद्र को शहरी केंद्र से अलग कर दिया। इस प्रकार टैंकों का निर्माण किया गया। कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित एक टैंक के बारे में पेश में लिखा गया कि राजा ने
दो पहाड़ियों के मुहाने पर एक टैंक बनवाया ताकि दोनों तरफ से आने वाला सारा पानी एकत्र हो जाए। इसके अलावा पानी इसमें 3 स्तर पर लगभग 15 किलोमीटर से अधिक पाइपों द्वारा आता था, जो बाहर की सीमा के निचले हिस्सों के साथ चलते और एक चलते हैं। यह पानी का यह पानी एक झील से लाया जाता था, जो स्वयं बहकर एक छोटी नदी में मिल जाता था। टैंक में 3 बड़े खंभे हैं जिन पर सुंदर नक्काशी की गई है। ये ऊपर कुछ पाइपों से जुड़े हुए हैं जिनमें से उन्हें अपने बगीचे और चावल के खेतों की सिंचाई करते समय पानी मिलता है। इस टैंक को बनाने के लिए उक्त राजा ने एक पहाड़ी को तोड़ दिया। टैंक में मैंने इतने सारे लोगों को काम करते देखा कि चींटियों की तरह दिखे जाने वाले लगभग 15 या 20 हजार आदमी रहे होंगे। किलेबंदी और सड़क विशाल या विस्तृत किले की दीवारों में कृषि भूमि, उद्यान और घरों के साथ पूरे शहर को घेर लिया। किलों की 7 पंक्तियों में किलों का निर्माण किया गया। पहली 3 पंक्ति शहरी केंद्र उनके आसपास कुछ इमारतों के आसपास थी। किलों के भीतर बड़े अन्न भंडारों, कृषि क्षेत्रों, विस्तृत नहर प्रणालियों की उपस्थिति ने युद्ध के समय दुश्मन की घेराबंदी से निपटने में वर्षों तक मदद की। दीवारें विशाल थी जो बिना गारे या जोड़ने के लिए किसी अन्य वस्तु के उपयोग से बनाई गई थी। कील के आकार के पत्थर के खंडों ने उन्हें अपनी जगह पर बनाए रखा, जबकि आंतरिक भाग में मिट्टी और मालवा शामिल था। अच्छी तरह से सुरक्षित द्वार प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करते थे, जो शहर को प्रमुख सड़कों से जोड़ते थे। शहर की सड़कें फुटपाथ प्रवेश वाले द्वारों में होकर गुजरते थे, जो प्राय घाटियों और अनुसरण करते थे और चट्टानी इलाकों से बचते थे, जिनमें से कुछ मंदिर में प्रवेश द्वारों तक फैले हुए थे, बाजारों में घिरे हुए थे। द्वार में मेहराबों, गुंबदों सहित कई विशिष्ट वास्तुशिल्प तत्व शामिल थे, जो तुर्की सुल्तानों के परस्पर संबंधों और कारण इंडो इस्लामिक शैली से प्रभावित थे। नगरीय विशेषताओं में इसमें सड़कों के किनारे आम लोगों के लिए आवास थे। चीनी मिट्टी के बर्तनों की खोज की गई, जो समृद्ध व्यापारियों के आवासों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। प्रमुख जल स्रोतों में कुएं, वर्षा जल संग्रहण टैंक और मंदिर के तालाब थे। पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने आम लोगों के लिए घरों का निर्माण किया, जो फूस के छप्पर वाले लेकिन अच्छी तरह से निर्मित होते थे। ये घर लंबी सड़कों के किनारे खुले स्थानों के साथ साथ व्यवसाय के अनुसार व्यवस्थित होते थे। मंदिर जैसे वास्तुशिल्प तत्वों में युक्त मुस्लिम आवासीय मकानों में मस्जिद और कब्रों की खोज की गई थी। असंख्य तीर्थस्थलों और छोटे मंदिरों की उपस्थिति विभिन्न समुदायों के विविध पंथों के अस्तित्व को इंगित करती है। शाही केंद्र में बस्ती के दक्षिण भाग में स्थित शाही केंद्र में 600 से अधिक मंदिर शामिल थे। इन मंदिरों की स्थिति देवताओं के साथ संघर्ष स्वयं को जोड़कर शासकों के अधिकार को स्थापित करते वैध बनाने में मंदिर और धार्मिक पंथों के महत्व पर बल दिया। 30 भवनों के परिसर, संभावित महलों आदि को धर्मनिरपेक्ष इमारतों के रूप में दर्शाया गया है, जिसका किसी धार्मिक अनुष्ठान उद्देश्यों से स्पष्ट संबंध नहीं है। ये बहुत ही बड़े थे और खराब होने के
वाली सामग्रियों से निर्मित थे। दूसरी ओर मंदिरों का निर्माण पूरी तरह से चिनाई का उपयोग करके किया गया था। महानवी डिब्बा या संबद्ध समारोह शाही केंद्र की कई विशिष्ट संरचनाओं को इमारतों के स्वरूप के साथ साथ उनके कार्यों के आधार पर नाम दिया गया था। उदाहरण के लिए राजा का महल प्रांगण में सबसे बड़ा था। इसमें 2 सबसे प्रभावशाली मंच थे। उन्हें आमतौर पर दर्शक मंच या महानवी टिब्बा कहा जाता था। दर्शक कक्ष का एक ऊंचा मंच जिसमें निकट और नियमित अंतराल पर लकड़ी के खंभों के लिए स्लॉट है। इनमें दूसरी मंजिल तक जाने के लिए एक सीढ़ी थी जो इन खंभों पर टिकी हुई थी। महानवी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित एक विशाल मंच है। विभिन्न साक्ष्यों से पता चला है कि इस पर लकड़ी की एक संरचना बनी हुई थी। इस मंच का आकार उभरी हुई नक्काशी से पूर्णतः आच्छादित है। यह महानवी दशहरा उत्तरी भारत में और दुर्गा पूजा बंगाल में, नवरात्रि प्रायद्वीप भारत में के समय में अनुष्ठान और समारोह आयोजित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर के राजा अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति और आधिपत्य का प्रदर्शन किया करते थे। क्या यह विजयनगर घर है? पयास दर्शन कक्ष और महानवी टिब्बा, जिसे उन्होंने एक साथ विजय का घर कहा, ये के बारे में लिखते हैं कि इन इमारतों में एक के ऊपर एक करके दूसरे मंच है जिस पर खूबसूरती से नक्काशी की गई है। ऊपरी मंच पर विजय के घर में राजा के पास पकड़े जाने कपड़े से बना एक कमरा, जहां मूर्ति के पास एक मंदिर और दूसरे में बीच में एक मंच रखा गया है जिस पर राज्य का सिंहासन, मुकुट और शाही पायल खड़ा है। इस अवसर पर आयोजित किए गए समारोहों में मूर्ति की पूजा, राज्य के घोड़े की पूजा, भैंसे और अन्य पशुपति के बलि के साथ अन्य कार्यक्रम जैसे नृत्य, कुश्ती, रथ जुलूस, राजा के सम्मान में दिए गए उपहार आदि शामिल थे। समारोहों के अंतिम दिन राजा द्वारा सेना का निरीक्षण किया जाता था। लोटस महल एक ऊंचाई वाला चित्र यह किसी वस्तु या संरचना का एक ऊर्ध्वाधर दृश्य है। यह आपको उन विशेषताओं का अनुमान है जिसमें किसी तस्वीर में नहीं देखा जा सकता। मंदिर के मेहराब संभवतः इंडो इस्लामिक तकनीकों से प्रेरित है। ये संदिग्ध लगता है कि क्या महानवी टिब्बा जो वर्तमान में उपस्थित है वो एक इस प्रकार विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था, क्योंकि विद्वानों ने बताया कि इस संरचना के आसपास का स्थान ऐसे विस्तृत जुलूसों के लिए पर्याप्त नहीं लगता है। शाही केंद्र में अन्य इमारतें, लोटस महल, परिषद कक्ष वह स्थान था जहां राजा अपने सलाहकारों से मिलते थे। हजारा राम मंदिर ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग केवल राजा और उसके परिवार द्वारा किया जाता था। केंद्रीय मंदिर में छवियां गायब हैं, लेकिन दीवारों पर नक्काशी पैनल रामायण के दृश्यों को दर्शाते हैं। इसके अलावा महलनुमा संरचना का निर्माण नायकों द्वारा किया गया था। लोटस महल के निकट स्थित हाथी अस्तबल पवित्र केंद्र मंदिरों का महत्व रामायण काल से बाली व सुग्रीव के वानर राज्य और पंपा देवी व विरूपाक्ष के विवाह जैसी पवित्र परंपराओं से प्रेरित मंदिर स्थित है। प्राचीन पूर्व विजयनगर के जैन मंदिर और पल्लव, चालुक्य, होयसल, चोल द्वारा निर्मित मंदिर भी पाए गए हैं। मंदिर धर्म, शिक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक विविध गतिविधियों के विविध केंद्र के रूप में कार्य करते थे। शासकों ने हिंदू सुरुत्राण जैसी उपाधियां धारण की, स्वयं को देवता के रूप में पहचाना और भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया। हिंदू सुरुत्राण अपनी शब्द सुल्तान का संस्कृतिकरण था, जिसका शाब्दिक अर्थ हिंदू सुल्तान था। सभी शाही आदेशों का आमतौर पर कन्नड़ लिपि में विरूपाक्ष हस्ताक्षर किए जाते थे। इसके अलावा मंदिरों में राजकीय चित्रों की उपस्थिति और महत्वपूर्ण
राज्य की घटनाओं पर नायकों के मंदिर की यात्रा में मंदिर के हस्ताक्षर पर प्रकाश डाला। गोपुरम और मंडपम मंदिर संरचना चिर स्मरणीय राय गोपुरम शाही प्रवेश द्वार के साथ चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, जो राजा के शाही अधिकार का प्रतीक थी। ये गोपुरम बहुत दूर से ही मंदिर में होने का संकेत देते थे। गोपुरम का अर्थ संभवतः राजा की शक्ति की याद दिलाने के प्रतीक के रूप में थी, जो इस विशाल प्रवेश द्वार के निर्माण के लिए आवश्यक संसाधनों, कौशलों और तकनीकों के संबोधित करने में सक्षम था। मंदिर परिसर में आगे की रथ सड़कें मंदिर गोपुरम में एक सीधी रेखा में फैली हुई थी। मंदिर की अन्य विशेषताओं में मंडप या लंबे स्तंभ गलियारे शामिल थे, जो मंदिर परिसर के भीतर मंदिरों की चारों ओर बने थे। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर निम्नलिखित थे, जिसमें विरूपाक्ष मंदिर सबसे प्रारंभिक मंदिर निर्माण 9वीं-10वीं शताब्दी के लिए किया गया था, जिसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद कृष्णदेव राय द्वारा और विस्तारित किया गया था। विट्ठल मंदिर, जहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो विष्णु का रूप, जिसे आमतौर पर महाराष्ट्र में पूजा जाता था। कर्नाटक में देवताओं की पूजा शुरुआत इस बात का एक और संकेत है कि विजयनगर के शासकों ने शाही संस्कृति बनाने के लिए विभिन्न परंपराओं को कैसे अपनाया। महलों, मंदिरों और बाजारों का निर्माण। विजयनगर के बारे में सभी जानकारी का अध्ययन मैकेंजी के यात्रा वृत्तांत और शिलालेखों के जैसे स्रोतों के आधार पर किया गया था। बाद में इन स्थलों को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और कर्नाटक पुरातत्व और संग्रहालय विभाग द्वारा संरक्षित किया गया। उदाहरण के लिए हम्पी को 1776 ईस्वी में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थल के रूप में मान्यता मिली। इसके अलावा विद्वानों द्वारा किए गए सर्वेक्षण से इन सभी संरचनाओं के दस्तावेजीकरण और संरक्षण में मदद मिली। उदाहरण के लिए जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल और एमएस जैसे विद्वानों का शोध। नागराज राव ने इन संरचनाओं के जीवंत वातावरण के पुनर्निर्माण में मदद की। बाजार की बात करें तो पायस बाजार का जीवंत विवरण करते हैं। एक विशाल शहर, यह डोमिंगो पायस के विजयनगर के वर्णन का एक अंश है, जिसमें एक शहर का आकार उत्तर की खोज में प्रश्न। बची हुई इमारतें और किले शहर के इतिहास, विभिन्न पहलुओं जैसे संगठन, निर्माण, तकनीकी और सांस्कृतिक प्रभाव एवं रक्षा आवश्यकताओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। व्याख्या के लिए अक्सर साहित्य, शिलालेखों और परंपराओं जैसे अन्य क्षेत्रों के साथ वास्तुशिल्प विवरणों के संयोजन की आवश्यकता होती है। हालांकि इन भव्य संरचनाओं के बारे में आम निवासियों के विचार कम ही समझे जाते हैं। निष्कर्ष रूप में कहें तो विजयनगर साम्राज्य ने वास्तुशिल्प, चमत्कारों और सांस्कृतिक आदान प्रदान की एक समृद्ध विरासत निर्मित की। इसके भौतिक अवशेषों का पुरातात्विक और ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण इसके इतिहास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अंततः अपने पतन के बाद भी विजयनगर मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अपने रहस्यमय और सांस्कृतिक महत्व में हमें आकर्षित करता है। घटनाक्रम की बात करें तो 1200 से 1300 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई। 1300 से 1400 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई। बहमनी साम्राज्य 1347 और जौनपुर, कश्मीर और मदुरै साम्राज्य की स्थापना हुई। 1500 ईस्वी में गुजरात, मालवा साम्राज्य की स्थापना। अहमदनगर, बीजापुर, बरार साम्राज्य का उदय 1490 में हुआ। 1500 से 1600 ईस्वी में पुर्तगालियों का गोवा की विजय 1510 में। बहमनी साम्राज्य का पतन। गोलकोंडा साम्राज्य का उदय 1518 में हुआ। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई। 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर की यात्रा की। 1556 में अलेक्जेंडर ग्रेनलॉ ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों की पहली विस्तृत तस्वीर ली और 1576 ईस्वी में जे.एफ. फ्लीट ने स्थल पर मंदिर की दीवारों का
पर शिलालेख का दस्तावेजीकरण शुरू किया और 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल की देखरेख में संरक्षण शुरू किया गया और 1986 ईस्वी में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। महत्वपूर्ण शब्दावली में अमारा, ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द समारा से हुई है, जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। यह फारसी शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है, जिसका अर्थ है उच्च कुलीन। पुरालेखवेता, शिलालेख का अध्ययन करने वाला व्यक्ति। महलनुमा संरचनाएं, महलों की तरह सजी हुई बड़ी प्रभावशाली संरचनाएं। चीनी मिट्टी, एक सफ़ेद कांच युक्त पारदर्शी चीनी मिट्टी के बर्तन। संस्कृतिकरण, निम्न जाति या उच्च जातियों का सांस्कृतिक संचयन। यवन, यूनानियों और उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीपियों के प्रवेश वाले अन्य लोगों के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक संस्कृत शब्द है। मध्यकालीन भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू की बात करें तो भारत में मध्यकाल की शुरुआत आमतौर पर 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के पतन से लेकर प्रारंभिक आधुनिक काल की शुरुआत और यानी 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की शुरुआत तक मानी जाती है। सदियों से महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास हुए, लेकिन ये सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक जैसे नहीं थे। लेकिन विभिन्न प्रकार के समाज अलग अलग तरह से विकसित हुए थे। इस अध्याय में हम आदिवासी, वनवासी, सांस्कृतिक, विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों आदि के अध्ययन के माध्यम से मध्यकालीन भारत में सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर गौर करेंगे। समाजों में विभाजन, इस काल में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित किए गए वर्ण व्यवस्था के नियम के कारण समाज का विभाजन हो गया। परिणामस्वरूप ऊंच नीच, अमीर गरीब के बीच मतभेद बढ़ गया। यह सामाजिक पदानुक्रम दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के अधीन और भी बढ़ गया। आदिवासियों जैसे कुछ समाजों द्वारा कुछ समाज न तो सामाजिक नियमों, रीति रिवाजों का पालन करते थे और ना ही कई असमान वर्गों में विभाजित थे। इसलिए कुछ हद तक ये अलग थलग रहते थे। आदिवासी, वनवासी समाज, जनजाति समाज प्रकृति में अद्वितीय थे, लेकिन प्रत्येक जनजाति के सदस्य रिश्तेदारी के बंधन में एकजुट होते थे। समकालीन ग्रंथों में आदिवासियों या वनवासियों को जंगली कहा जाता था, जो घने जंगलों या झाड़ियों खरबंदी में रहते थे। अतीत में कई जनजाति कृषि से अपनी आजीविका प्राप्त करती थी, जबकि अन्य शिकारी, संग्रहक या चरवाहे खानाबदोश थे। एक जनजाति समूह भूमि और चरवाहों को संयुक्त रूप से नियंत्रित करता था। उन्हें अपने विभिन्न नियमों के अनुसार परिवारों के बीच विभाजित करता था। वे आमतौर पर पहाड़ियों, जंगलों, रेगिस्तानों में रहते थे। जनजाति लोग कभी कभी अधिक शक्तिशाली जाति आधारित समाजों के साथ संघर्ष करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और अलग संस्कृति बरकरार रखी। जनजातियों को भौगोलिक विवरण की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग हर क्षेत्र में जनजाति लोग पाए जाते हैं। पंजाब के खोखर जनजाति 13वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान प्रभावशाली थे। बाद में गख्खर जनजाति अधिक महत्वपूर्ण हो गई। उनके प्रमुख कमाल खां गख्खर को सम्राट अकबर द्वारा कुलीन या मनसबदार बनाया गया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों के अधीन होने से पहले लंगाह और अर्धुन का व्यापक क्षेत्रों पर प्रभुत्व था। बलूची उत्तर पश्चिम में एक और जनजाति थे, जो विभिन्न प्रमुखों के अधीन कई छोटे कुलों में विभाजित था। गद्दी एक प्रमुख चरवाहा जनजाति थी। बिहार और झारखंड में 12वीं शताब्दी तक चेर सरदारों का उदय हो चुका था और वे मुगलों के अधीन हो गए थे। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में मुंडा और संथाल फैले हुए थे। महाराष्ट्र में उच्च भूमि क्षेत्र और कर्नाटक कोली बेराद के घर थे। कोली गुजरात के भी कई इलाकों में रहते थे। कोरागा, वेटार, मारवाड़ की बड़ी जनजाति आबादी थी।
पश्चिम पश्चिम एवं मध्य भारत में भीलों की जनजाति निवास करती थी। उनमें से कई 16वीं शताब्दी के अंत तक स्थायी कृषक और कुछ जमींदार भी बन गए थे। फिर भी कई भील कबीले शिकारी संग्रहकर्ता बने रहे। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति व्यापक रूप में पाई जाती थी। खानाबदोश और घुमंतू लोग खानाबदोश चरवाहे अपने पशुओं के साथ लंबी दूरी तय करते और दूध या अन्य ग्रामीण उत्पादों पर निर्भर रहते थे। वे अनाज, बर्तन, कपड़े और अन्य उत्पादों के लिए स्थानीय कृषकों के साथ ऊन, घी आदि का आदान प्रदान भी करते थे। बंजारे वे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनमें कारवा को टांडा कहा जाता था। अलाउद्दीन ने बंजारों का उपयोग शहर के बाजारों में अनाज पहुंचाने के लिए किया। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे अपने बैलों पर अनाज लाद कर अलग अलग इलाकों में ले जाते और शहरों में बेचते थे। वे सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए सामान्य खाद्यान्न पहुंचाते थे। पीटर मुंडी एक अंग्रेज व्यापारी जो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत आया था, ने बंजारों का वर्णन किया। कई लोग मवेशी, घोड़े जैसे पशुओं को पालते थे तथा समृद्ध लोगों को बेचते थे। छोटे फेरी वालों के विभिन्न जातियों भी गांव-गांव घूमती थी। रस्सियों, पुआल की चटाई, नरकट और मोटे बोरे जैसे सामान बेचती थी। मनोरंजन करने वालों की भी जातियाँ थी जो अपनी आजीविका के लिए विभिन्न कस्बों, गांवों में प्रदर्शन करती थी। नई जातियाँ और पदानुक्रम का वर्ण की बात करें तो वर्ण के बजाय जातियाँ समाज में संगठित करने का आधार बन गई थी। छोटी जातियाँ वर्णों के भीतर भी उभरी। कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जातियों का दर्जा दिया गया था। एक बड़ा जाति बहुमत समाज की निचली जातियों में शामिल हो गया। बढ़ई, लोहार, राजमिस्त्री जैसे विशिष्ट कारीगरों को ब्राह्मणों द्वारा अलग अलग जातियों के रूप में मान्यता दी गई थी। क्षत्रियों में 11वीं-12वीं शताब्दी तक नए राजपूत वंश शक्तिशाली हो गए। वे अलग अलग वंशों के थे, जैसे हूण, चालुक्य, चंदेल आदि, जिन्होंने धीरे धीरे पुराने शासकों का स्थान ले लिया। खासकर कृषि क्षेत्रों में पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेशों की शुरुआत कई प्रमुख जनजातियों ने बहुत पहले ही इस्लाम धर्म अपना लिया और जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना जारी रखा। जनजातीय क्षेत्रों का उदय। गोंड एक विशाल वन क्षेत्र में रहते थे जिन्हें गोंडवाना कहा जाता था, जिनका अर्थ है गोंडों का निवास स्थान। वे झूम खेती करते थे। बड़ी गोंड जनजाति आगे कई छोटे कुलों में विभाजित थी। प्रत्येक कबीले का अपना राजा होता था। अहोम 13वीं शताब्दी में अहोम लोग वर्तमान म्यांमार में ब्रह्मपुत्र घाटी में चले गए और भूस्वामी का दमन करके नया राज्य बनाया। 16वीं शताब्दी के दौरान उन्होंने अन्य राज्यों पर आधिपत्य कर लिया और चुटिया 1523 ईस्वी और कोच हाजो 1581 ईस्वी में सहित कई अन्य जनजातियों को अपने अधीन कर लिया। एक बड़ा राज्य बनाने के लिए उन्होंने 1530 के दशक की शुरुआत में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया। 1660 के दशक तक अहोम उच्च गुणवत्ता वाले बारूद और तोपें भी बना सकते थे। अहोम राज्य पर मुगलों का सीधा नियंत्रण लंबे समय तक नहीं रह सका। अकबरनामा में गढ़कटंगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख, जिसमें 70,000 गांव थे। प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत थी। गोंड साम्राज्य गढ़ों में विभाजित था, जिसका एक विशेष गोंड कबीले का नियंत्रण था। इस गढ़ को चौकसी नामक 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित किया गया था। चौकसी को बरहोटों में विभाजित किया गया था। बरहोटो 12 गांवों से मिलकर बने होते थे। गोंड मुखिया राजपूत के रूप में पहचाने जाने की इच्छा रखते थे, इसलिए गढ़कटंगा के राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। गढ़कटंगा ने
गढ़कटंगा ने जंगली हाथियों को दूसरे राज्यों में निर्यात करके बहुत धन कमाया, लेकिन गढ़कटंगा मुगलों से हार गए। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड साम्राज्य कुछ समय तक अस्तित्व में रहा। हालांकि वे बहुत कमज़ोर हो गए और अंततः मजबूत बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उन्होंने असफल संघर्ष किया। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर थे। जिन लोगों को राज्य के लिए काम करने के मजबूर किया जाता था उन्हें पाइक कहा जाता था। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक प्रशासन केंद्रीकृत हो गए थे। युद्ध के दौरान लगभग सभी वयस्क पुरुष सेना में सेवा करते थे। अन्य समय में वे सिंचाई प्रणालियों, बांधों के निर्माण और अन्य सार्वजनिक कार्यों में लगे हुए थे। उन्होंने चावल की खेती के लिए नए तरीके की खोज की। समाज कुलीनों या खेलों में विभाजित था, जहां एक खेल अक्सर कई गांवों को नियंत्रित करता था। अहोम समाज में कारीगर आसपास के राज्यों में जाते थे। किसानों ने अपने ग्राम समुदायों द्वारा जमीन दी जाती थी, जहाँ तक कि राजा भी समुदाय की सहमति के बिना इन्हें छीन नहीं सकते थे। संस्कृति की बात करें तो मूल रूप में अहोम लोग अपने स्वयं आदिवासी देवताओं की पूजा करते थे। हालांकि ब्राह्मणों का प्रभाव 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान वृद्धि हुई। अहोम राजा द्वारा मंदिरों और ब्राह्मणों को भूमि प्रदान की जाती थी। शिव सिंह 1714 से 1744 के शासनकाल के दौरान हिंदू धर्म प्रमुख धर्म बन गया। कवियों और विद्वानों को भूमि अनुदान, रंगमंच को भी प्रोत्साहन, संस्कृति के महत्वपूर्ण कृतियाँ या स्थानीय संस्कृति में अनुवाद किया गया। ऐतिहासिक रचनाएं बुरंजिश पहले अहोम भाषा में और असमिया में लिखी जाती थी। इस प्रकार मध्यकालीन भारत में विभिन्न विकासों से जनजातीय समाज में उनके सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं के संदर्भ में परिवर्तन को मजबूत किया गया। परिणामस्वरूप कुछ जनजातियाँ मुख्यधारा में समाज में समाहित हो गईं, जबकि अन्य अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने में सक्षम नहीं थी। क्षेत्रीय सांस्कृतिक विकास में प्रारंभिक मध्यकाल में राजनीतिक गतिशीलता बदलने से क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। इसमें भाषा, धार्मिक परंपराएं, नृत्य, चित्रकला आदि के रूप में कलात्मक विशेषताओं में अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान का विकास हुआ। भाषाई पहचान किसी विशेष क्षेत्र में लोगों की पहचान आमतौर पर उनकी भाषा से की जाती थी। मध्यकाल में नए क्षेत्रीय साम्राज्यों के उदय के साथ ऐसी भाषाएं पहचानी और मजबूत हुई। मलयालम महोदयपुरम साम्राज्य की स्थापना 9वीं शताब्दी से वर्तमान केरल में हुई। शासकों द्वारा शिलालेखों में मलयालम भाषा और लिपि का परिचय आधिकारिक अभिलेखों में क्षेत्रीय भाषा के उपयोग की शुरुआती उदाहरणों में से एक है। संस्कृत की बात करें, चेरों द्वारा सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा दिया गया। केरल का मंदिर मलयालम के प्रारंभिक साहित्यिक कृतियों 12वीं शताब्दी आदि सीधे तौर पर संस्कृत से प्रभावित है। 14वीं शताब्दी का एक पाठ लीलातिलकम व्याकरण और काव्य शास्त्र संबंधित मणि प्रबलम में रचा गया था। शाब्दिक रूप में हीरे और कोरल दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख करते हैं। बंगाली संस्कृत को बंगाली भाषा की जननी के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे। बांग्ला भाषा के विकास पर एक नज़र डालें तो 4वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बंगाल और मगध के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंधों के कारण संस्कृत का प्रभाव बढ़ गया। 7वीं शताब्दी में संपूर्ण बंगाल में संस्कृत से संबंधित भाषाएं प्रचलित थीं। 14वीं-16वीं शताब्दी ईस्वी के बीच इस्लामी शासन के तहत फारसी प्रशासन की भाषा थी और बंगाल एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हुआ। फ्रांसीसी सहित विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त गैर संस्कृत शब्दों
गैर संस्कृत शब्दों की एक विस्तृत श्रृंखला आधुनिक बांग्ला का हिस्सा बन गई। इसके अलावा प्रारंभिक बांग्ला साहित्य को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था, एक संस्कृत पर निर्भर, दूसरा उससे स्वतंत्र। संस्कृत से जुड़ी हुई इसमें संस्कृत महाकाव्यों, मंगल काव्य, स्थानीय देवताओं से संबंधित कविताएं और भक्ति साहित्य, वैष्णव भक्ति आंदोलन के नेता चैतन्य देव की जीवनियों में अनुवाद शामिल है। ग्रंथों की तिथि निर्धारण करना आसान है, क्योंकि कई पांडुलिपियों से संकेत मिलता है कि उनकी रचना 15वीं से 18वीं सदी के मध्य हुई थी। संस्कृत से स्वतंत्र इसमें नाथ साहित्य शामिल है, जैसे कि मयानमती गोपीचंद के गीत। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय देवता जिसे अक्सर पत्थर या लकड़ी के टुकड़े के रूप में पूजा जाता है की पूजा से संबंधित कहानियों तथा परिकथाओं, लोक कथाओं, गाथाओं ये ग्रंथ मौखिक रूप से प्रसारित किए गए थे। इसे सटीक तिथि नहीं बताई जा सकती है। यह पूर्वी बंगाल में विशेष रूप से लोकप्रिय था, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कमज़ोर था। बंगाल की क्षेत्रीय परंपराओं पर एक नज़र डालें तो पीर का उद्भव। पीर एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। इसे संत या सूफी और अन्य धार्मिक व्यक्तियों, साहसी, उपनिवेशवादी या देवता सैनिक, विभिन्न हिंदू, बौद्ध देवताओं, यहाँ तक कि जीववादी आत्माएं भी शामिल थे। इस समय पीर पंथ बहुत लोकप्रिय हो गए और मंदिर बंगाल में हर जगह पाए जाते थे। बांग्ला शैली में मंदिर वास्तुकला 16वीं शताब्दी के अंत में मंदिर निर्माण का सिलसिला शुरू हुआ, जो 19वीं शताब्दी में अपने चरम पर पहुंचा। बंगाल के कई साधारण ईंट और टेराकोट मंदिर कई निम्न सामाजिक समूहों के सहयोग बनाए गए थे, जैसे कोलू, तेल पेरने वाला और कंसारी, घंटी बजाते हुए कारीगर। मंदिरों ने स्थानीय देवताओं की प्रतिमाएं रखी जाने लगी। मंदिरों ने फूस की झोपड़ी की दोहरी छत वाली जिसे दोचला कहा जाता था, और चार छत वाली जिसे चौचला कहा जाता था की नकल करना शुरू किया। इसे मंदिर वास्तुकला में विशिष्ट बांग्ला शैली का विकास हुआ। जटिल चार छत वाली संरचना में दीवार पर रखी गई चार त्रिकोण छतें एक घुमावदार रेखा या एक बिंदु पर एकत्रित होने के लिए ऊपर की ओर बढ़ती हैं, जो आमतौर पर एक वर्गाकार शंख पर बनाई जाती थी। आंतरिक भाग अपेक्षाकृत साधारण था, लेकिन बाहरी दीवारों को चित्रों, सजावटी टाइल्स या टेराकोटा की गोलियों से सजाया जाता था। पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिले के विष्णुपुर जैसे कुछ मंदिरों में ऐसी सजावटें उच्च स्तर की उत्कृष्टता तक पहुंच गईं। अपने नदी तटीय मैदान की विशेषता के कारण बंगाल के चावल, मछली का प्रमुख मात्रा में उत्पादन होता था, जिससे मछली पकड़ना महत्वपूर्ण व्यवसाय बन गया। बांग्ला साहित्य में मछली के कई संदर्भ मिलते हैं, यहाँ तक कि मंदिर और विहारों, बौद्ध मठों की दीवारों पर टेराकोटा पट्टिकाएं भी मछलियों को कपड़े पहनाकर टोकरियों में बाजार में ले जाने के दृश्य दर्शाते हैं। ब्राह्मणों को मांसाहारी भोजन खाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली भी लोकप्रियता के कारण ब्राह्मणवादी अधिकारियों ने बंगाल के ब्राह्मण के लिए इस प्रतिबंध की ढील दी। उदाहरण के लिए बृहद्धर्म पुराण, बंगाल का 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ प्रकार की मछलियाँ खाने की अनुमति दी थी। शासक और स्थानीय धार्मिक परंपराएं में जगन्नाथ पंथ विश्व के भगवान या विश्व का नाम पुरी ओडिशा में है।
वनवासी लोग स्थानीय देवता की पूजा करते, जिसकी पहचान बाद में विष्णु की गई। 12वीं शताब्दी में गंग राजवंश के शासक अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के एक मंदिर बनाने का निर्णय लिया। इसके बाद 1230 ईस्वी में राजा अनंग भीम तृतीय ने भी अपना राज्य देवता को समर्पित कर दिया और स्वयं को भगवान का सहायक घोषित किया। मुगलों, मराठों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जैसे सभी शासकों उन्होंने उड़ीसा पर विजय प्राप्त की ने स्थानीय लोगों को अपना शासन स्वीकार करने के लिए मंदिर पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। राजपूतों की वीरता की परंपरा। वर्तमान राजस्थान को अंग्रेज राजपूताना कहते थे। ऐसे कई समूह थे जो ऊपरी और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में स्वयं को राजपूत के रूप में पहचानते थे। लगभग 8वीं शताब्दी में वर्तमान राजस्थान राज्य के अधिकांश भाग पर विभिन्न राजपूत परिवारों का शासन था। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे ही महान राजपूत शासक थे। इन शासकों ने उस नायक के आदर्श की संजोए जो बहादुरी से लड़ता था। अक्सर हार का सामना करने के बजाय युद्ध के मैदान में मौत को चुनता था। राजपूत नायकों की कहानियाँ, कविताएं, गीतों के दर्ज किए गए, जिनमें नाटकीय स्थितियाँ और कई मजबूत भावनाएं, वफादारी, दोस्ती, वीरता और प्रेम, क्रोध आदि को दर्शाया गया था। स्त्रियों द्वारा अपने पतियों की चिता पर आत्मदाह करने, सती की कहानियों को देखा जा सकता है। राजस्थान की विशिष्ट संस्कृति राजपूतों में योगदान का प्रकाश डालती है। क्षेत्रीय सीमाओं से परे क्षेत्र में कलात्मक विकास, नृत्य रूप कथक का शब्द कथा से बना हुआ है, जिसका अर्थ है कहानी। कथक मूल रूप से उत्तर भारत में मंदिरों में कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी जो शारीरिक मुद्राओं, गीतों के साथ प्रदर्शन किया करते थे। 15वीं-16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ एक विशिष्ट प्रकार के नेतृत्व के रूप में विकसित हुआ। रामलीला और प्रस्तुतियों में लोक नृत्य को कथाकारों की मूल भंगिमाओं के साथ जोड़ा गया। मुगल सम्राटों के समय कथक का प्रदर्शन दरबार में किया जाता था, जहां उसने अपनी वर्तमान विशेषताएं हासिल की और एक विशिष्ट शैली के साथ नृत्य के रूप में विकसित हुआ। इसके बाद यह दो परंपराएं या घराने विकसित हुए। राजस्थान जयपुर में और दूसरा लखनऊ में वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब के संरक्षण में एक प्रमुख कला के रूप में विकसित हुआ। यह पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों में नृत्य शैली के रूप में मजबूती से विकसित हुआ। तीव्र पद संचालन, विस्तृत वेशभूषा के साथ साथ कहानियों के अभिनव पर जोर दिया गया। 19वीं से 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा कथक को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। हालांकि यह जीवित रहा और भारत द्वारा इसे शास्त्रीय रूप में मान्यता प्रदान की गई। चित्रकारी, लघु चित्र, छोटे आकार की पेंटिंग जो आमतौर कपड़े या कागज पर वाटर कलर से बनाई जाती थी। आरंभिक लघु चित्र ताड़ के पत्तों या लकड़ी पर बनाए जाते थे। इनमें से कुछ पश्चिमी भारत में पाए गए हैं, जैसे जैन ग्रंथों को चित्रित करने के लिए उनका उपयोग किए जाते थे। सम्राट अकबर, जहांगीर, शाहजहां जो अत्यधिक कुशल चित्रकारों को संरक्षण दिया, जिन्होंने मुख्य रूप से ऐतिहासिक वृत्तांतों और कविताओं वाली पांडुलिपियों का चित्रण किया। इन्हें आमतौर पर चमकीले रंगों से चित्रित किया जाता था और अदालत के दृश्यों, लड़ाई या शिकार के दृश्यों, सामाजिक जीवन में अन्य पहलुओं को चित्रित किया जाता था। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ कई चित्रकारों ने इसे दक्कन के उभरते क्षेत्रीय राज्यों और राजस्थान के राजपूत दरबारों की ओर पलायन किया। शासकों और दरबार के दृश्यों के चित्र में चित्रित किए जाने लगे। इसके अलावा मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं और कविताओं के विषयों
को चित्रित किया जाने लगा। आधुनिक हिमाचल प्रदेश राज्य के आसपास हिमालय की तलहटी भी लघु चित्रों को आकर्षित करती है। 17वीं शताब्दी के अंत तक इस क्षेत्र में बसोहली नामक लघु चित्रकला की एक साहसिक और गहन शैली विकसित हुई। यहाँ चित्रित किया जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय पाठ भानुदत्त की रसमंजरी था। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकारों का पहाड़ी की ओर पलायन हुआ, जिसके कारण कांगड़ा चित्रकला शैली विकसित हुई। कांगड़ा चित्रकला 18वीं शताब्दी के मध्य में लघु चित्रकला की एक नई शैली पहाड़ी क्षेत्रों में विकसित हुई। प्रेरणा का मुख्य स्रोत वैष्णव परंपराएं थी। शांत नीले और हरे रंगों सहित हल्के रंग या विशिष्ट विषयों का एक गीतात्मक निरूपण कांगड़ा चित्रकला को प्रदर्शित बनाया था। भिन्न रूपों में इस तरह विभिन्न क्षेत्रों विकासों में विशिष्ट क्षेत्रीय संस्कृति का उदय हुआ, जिससे क्षेत्रों की विविधता में अधिक योगदान हुआ। मुगल साम्राज्य और कृषि समाज 16वीं से 17वीं शताब्दी में भारत की विशेषता मुख्यतः कृषि प्रधान समाज की थी, क्योंकि 85% जनसंख्या गांवों में रहती थी। मुख्य रूप से किसान और जमींदार अभिजात वर्ग शामिल थे, जो कृषि उत्पादन में शामिल थे। उपज के हिस्से पर अधिकार का दावा करते थे। इसमें से उनके बीच सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पैदा हुए। इन कृषि संघर्षों में से ग्रामीण समाज का निर्माण हुआ। मुगलों के विद्रोह, ब्रिटिश शासन ने इन संबंधों का प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिससे कृषि प्रधान ग्रामीण समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अन्य तथ्य में बात करें तो खुद कास्ट ये उस गांव के निवासी थे जहां जमीनें थीं। पाही कास्ट ये अनिवासी कृषक थे जो अन्य गांवों में थे, जहां लेकिन अनुबंध के आधार पर कहीं और खेती करते थे। लोग पाही कास्ट या तो पसंद से बन गए। उदाहरण के लिए, जब दूर के गांव राजस्व की शर्तें अधिक अनुकूल थी, या मजदूरों से उदाहरण के लिए अकाल के बाद आर्थिक संकट के मजबूत होकर किसान और कृषि उत्पादन गांव जिसमें किसान रहते थे कृषि समाज की मूल इकाई थी। उन्होंने जुताई, बीज बोना, अन्य कृषि की कटाई आदि जैसे कार्य किए। चीनी या तेल जैसी कृषि आधारित वस्तुओं के उत्पादन में अपने श्रम का योगदान दिया। स्रोत 16वीं-17वीं शताब्दी के प्रारंभ में कृषि इतिहास का मुख्य स्रोत अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी जैसे मुगलकालीन इतिहास और दस्तावेज है। अन्य स्रोतों 17वीं से 18वीं शताब्दी में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के विस्तृत राजस्व रिकॉर्ड है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापक रिकॉर्ड पूर्वी भारत में कृषक संबंधों का विवरण प्रदान करते हैं। ये सभी स्रोतों किसान और जमींदार राजस्व के बीच संघर्ष के उदाहरण दर्ज करते हैं। किसान और उसकी भूमि मुगल काल के इंडो फारसी स्रोतों में किसानों को संबोधित करते हुए रैयत बहुवचन, रियाया का बहुवचन या मुजेरियन शब्द प्रयोग किए जाते थे, जिसके अलावा उन्हें किसान या असामी भी कहा जाता था। 17वीं शताब्दी के स्रोतों में दो प्रकार के किसानों का उल्लेख है, खुद कास्ट और पाही कास्ट। औसत किसानों के पास 2 हल और 1 जोड़ी बैल होते थे। गुजरात में 6 एकड़ भूमि वाले किसानों को समृद्ध माना जाता था, जबकि बंगाल में 5 एकड़ किसान औसत खेत की ऊपरी सीमा थी। 10 एकड़ भूमि वाला आसामी अमीर माना जाता था। यह व्यवस्था व्यक्तिगत स्वामित्व के सिद्धांत पर आधारित था। प्रमुख मुगल बादशाह बाबर ने बाबरनामा में भी किसानों का जिक्र किया। सिंचाई और प्रौद्योगिकी, चावल, गेहूं या बाजरा जैसे बुनियादी खाद्य पदार्थों सबसे अधिक बोई जाने वाली फसलें थी। अच्छी वर्षा वाले क्षेत्रों, आमतौर पर चावल उत्पादक क्षेत्रों में
क्षेत्र थे जिनके बाद गेहूं और बाजरा का स्थान आता था। मानसून रीढ़ की हड्डी बना रहा, लेकिन सिंचाई के कृत्रिम प्रणालियों भी मौजूद थी। सिंचाई परियोजनाओं को राज्य का समर्थन प्राप्त था। उत्तरी भारत में राज्य ने कई नहरें निर्मित की। शाहनगर जैसी पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई। कृषि कार्य हेतु अक्सर मवेशियों का प्रयोग किया जाता था। लकड़ी के हल के अलावा बीज बोने के लिए बैलों की एक जोड़ी द्वारा खींचे जाने वाली एक ड्रिल का उपयोग किया जाता था। लोग बीज का प्रसारण सबसे प्रचलित तरीका था। गुड़ाई और निराई एक छोटे लकड़ी के हैंडल के साथ एक संकीर्ण लोहे के ब्लेड का उपयोग करके किया जाता था। बाबरनामा में सम्राट द्वारा उत्तरी भारत में देखे गए सिंचाई उपकरणों का वर्णन किया गया, जिसमें हिंदुस्तान के अधिकांश भागों में पानी की उपलब्धता है। युवा वृक्षों को पानी बाल्टी और पहियों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता था, जैसे लाहौर, दीपालपुर दोनों वर्तमान पाकिस्तान में है। आगरा, चंद्रवाड़, बयाना सभी वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। ये लोग कुएं किनारे अलग अलग व्यवस्था के साथ बाल्टी से पानी डालते थे। फसलें दो प्रमुख मौसमी चक्र थे, खरीफ, शरद ऋतु और रबी बसंत ऋतु। इस प्रकार अधिकांश क्षेत्रों में वर्ष में कम से कम 2 फसलें पैदा की गई थी, जबकि कुछ जगह जहां वर्षा या सिंचाई ने पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की, वहां 2 से अधिक फसलें भी पैदा हुई। उदाहरण के लिए आगरा के मुगल प्रांतों में 2 मौसमों में 39 किस्मों की फसलें पैदा की गई थी। दिल्ली में 43 किस्मों का उत्पादन किया गया, जबकि अकेले बंगाल में 50 किस्मों के चावल का उत्पादन किया गया। मुगल राज्य ने भी किसानों को सर्वोत्तम फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया, जिनसे कामिल उत्तम फसलें होती थी जो अधिक राजस्व लाती थी, जिसमें कपास, गन्ना, तिलहन, उदाहरण के लिए सरसों, दालें और शामिल थी। मक्का की फसल 17वीं शताब्दी के दौरान स्पेन और अफ्रीका के रास्ते भारत आया। आलू, टमाटर, मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गई थी। साथ ही अनानास और पपीता जैसे फल भी नई दुनिया से लाए गए थे। ग्रामीण समुदाय यहाँ तक कि उनके सामाजिक अस्तित्व विभिन्न पहलुओं का सवाल है। किसान भी एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय संबंधित है। इस ग्राम समुदाय में 3 घटक थे: कृषक, पंचायत, ग्राम प्रधान, मुकद्दम या मंडल। जाति या ग्रामीण परिवेश। जाति भेद के आधार पर ग्रामीण असमानताओं के कारण कृषक एक अत्यधिक विषम समूह था। खेतों की जुताई करने वाले नौकर या खेतिहर मजदूर बहुसंख्यक थे। कुछ जाति समूहों में छोटे काम सौंपे जाते थे। वे आधुनिक भारत के दलितों की तरह जाति पदानुक्रम में सबसे नीचे थे। समुदायों को नौकर जैसे हलाल खोराम महिला ढोने वालों को गांव की सीमाओं के बाहर रखा जाता था। इस तरह मल्लाहजादा बिहार में नाविकों के पुत्र दासों के समान थे। 17वीं शताब्दी में मारवाड़ में लिखी गई किताब राजपूतों का उल्लेख किसानों के रूप में किया गया, जो जाटों के साथ कृषि कार्यों के संदर्भ में समान क्षेत्र साझा करते थे, किंतु जाति पदानुक्रम जाटों की निचला दर्जा दिया जाता। गौरव समुदाय जो वृंदावन उत्तर प्रदेश में आसपास भूमि का खेती करते थे, वे राजपूत होने का दावा करते थे। अहीर, गुजर, माली जैसी जातियां पशुपालन और बागवानी की लाभ प्रदाता के कारण पदानुक्रम के ऊपर उठी थी। पूर्वी क्षेत्र में मछली पकड़ने वाली जातियां मध्यवर्ती चरवाहे जैसे सदगोप और कैवर्त पाए जाते थे, जिन्होंने किसानों का दर्जा प्राप्त कर लिया। पंचायतें और मुखिया ग्राम पंचायत बुजुर्गों की एक सभा थी। मिश्रित जाति के गांवों और पंचायत आमतौर पर एक विषम
संस्था होती थी। ग्राम पंचायत में विभिन्न जातियों समुदायों का प्रतिनिधित्व होता था। पंचायत द्वारा लाए गए नए गांव के निवासियों के लिए बाध्यकारी प्रकृति होते थे। इसका नेतृत्व मुख्य रूप से मुखिया करता था, जिसमें मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। गांव के बुजुर्गों द्वारा सर्वसम्मति से चुना जाता था और चुनाव पश्चात इसकी जमींदारों से लेनी पड़ती थी स्वीकृति लेनी पड़ती थी। मुखिया जब तक अपनी पद पर बना रहता था, तब तक उसे गांव के बुजुर्गों का विश्वास प्राप्त होता था। मुकद्दम का मुख्य कार्य गांव के खेतों को तैयार करना, उनकी निगरानी करना। इस कार्य हेतु उनकी सहायता पंचायत के लेखाकार या पटवारी द्वारा की जाती थी। पंचायत में धन व्यक्तियों द्वारा एक सामान्य वित्तीय समूह में दिए गए योगदान से प्राप्त होता था। धन का उपयोग सामूहिक कल्याण गतिविधियों जैसे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने, नहर खोदने या बांधों के निर्माण के लिए किया जाता था। गांव में रहने वाले विभिन्न समुदायों द्वारा इसके अपने बीच जाति सीमाओं को सख्ती से बनाए रखा जाता था। पूर्वी भारत में सभी विवाह मंडल की उपस्थिति में आयोजित किए जाते थे, ताकि मुख्य रूप से उनकी जाति के खिलाफ किसी भी अपराध को रोकने के लिए ग्राम समुदायों के सदस्यों के आचरण की निगरानी की जा सके। पंचायत में जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासन जैसी गंभीर सजा देने का भी अधिकार था। इसके अतिरिक्त गांव की प्रत्येक जाति की अपनी जाति पंचायत होती थी। राजस्थान में जाति पंचायत विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच नागरिक विवादों में मध्यस्थता करती थी। राजस्थान, महाराष्ट्र के अभिलेखों में पंचायत की प्रस्तुत की गई याचिकाओं शामिल थी, जिसमें राज्य के श्रेष्ठ जातियों या अधिकारियों द्वारा लगाए गए बाध्यकारी कराधान या अवैतनिक श्रम व्यवहार की मांग की शिकायत की गई। वे पंचायत जो अपील की अदालत मानते थे, जो यह सुनिश्चित करते थे कि राज्य अपने नैतिक दायित्वों का पालन करे और न्याय की गारंटी दे। अत्यधिक राजस्व मांगों के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देते थे, यहाँ सुलह विफल हो जाती थी। किसान प्रतिरोध के अधिक कठोर रूपों का सहारा लेते, जैसे कि गांव छोड़ देना। ग्रामीण कारीगर गांवों में पर्याप्त संख्या में कारीगर मौजूद थे। कहीं तो गांवों की कुल घरों में 25% घर कारीगरों के होते थे। किसान शिल्प उत्पादन में भाग लेते थे, जैसे कपड़ा छपाई, रंगाई, मिट्टी के बर्तन की संरचना, कृषि उत्पादन बढ़ाना और उनका मरम्मत करना। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि मुहार, सुनार जैसे गांव के लोगों को अपनी विशेष सेवाएं प्रदान करते थे। बदले में गांव उन्हें फसल का एक हिस्सा जमीन का टुकड़ा दिया करते थे। शायद इसकी निर्णय पंचायत द्वारा किया जाता था। महाराष्ट्र में मौरान या वतन भूमि कारीगरों की वंशानुगत भूमि बन गई। दूसरा तरीका एक ऐसी प्रणाली जिसे कारीगर और किसान ने पारस्परिक रूप से वार्ता की प्रणाली की प्राप्त किया। आमतौर पर सेवाओं और वस्तुओं का विनिमय होता था। उदाहरण के लिए 18वीं शताब्दी में बंगाल के जमींदार जोहारी बढ़ई सुनार को उनके काम के लिए एक छोटा दैनिक भत्ता और आहार राशि देकर पारिश्रमिक देते थे, जिसे बाद में जनजाति व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त नगद पारिश्रमिक भी मौजूद थे। एक छोटा गणतंत्र 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश अधिकारियों ने गांव के एक छोटे गणराज्य के रूप में वर्णित किया, जो सामूहिक रूप से भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम के साझा करते थे। हालांकि ये ग्रामीण समाजवाद का संकेत नहीं था। जाति, लिंग भेद पर गहरी असमानताएं विद्यमान थी। एक ताकतवर समूह गांव के मुद्दों का निर्णय करता था, न्याय देने का अधिकार रखता था, कमजोर वर्गों का शोषण करता था। गांवों और कस्बों के
कस्बों के बीच व्यापार के आदान प्रदान में नगद लेन देन पहले ही विकसित हो चुका था। निर्यात बाजार के लिए उत्पादन करने वाले कारीगर जैसे बुनकर को उनकी अंतिम अग्रिम राशि मजदूरी नगद प्राप्त होती थी। जैसे रेशम कपास नील जैसे वाणिज्यिक उत्पादों के उत्पादन को कृषि समाज में महिलाएं कृषि क्षेत्र में पुरुष और महिलाएं दोनों काम करते थे। पुरुष खेती जुताई जैसे करते थे, महिलाएं बीज बोती थी और निराई करती थी, गुड़ाई करती थी और फसल काटती थी। बंगाल में महिलाएं अपने मासिक धर्म के समय पान के बगीचे में प्रवेश नहीं कर सकती थी। सूत कातना कढ़ाई जैसे कारीगरी के कार्य महिला श्रम पर निर्भर करते थे। कारीगर और किसान महिलाएं न केवल खेतों में काम करती थी बल्कि ज़रूरत पड़ने पर अपने मालिकों के घरों या बाजारों में भी कार्य करते थे। उन्हें एक महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए माना जाता था क्योंकि वे श्रम पर निर्भर समाज में बच्चे पैदा करने की क्षमता रखती थी। साथ ही कुपोषण, बार गर्भधारण, बच्चे के जन्म के दौरान मृत्यु के कारण उनकी मृत्यु उच्च थी। कई ग्रामीण समुदायों में विवाह के लिए दुल्हन के परिवार को दहेज के बजाय दुल्हन मूल्य के भुगतान की आवश्यकता होती थी। पुनर्विवाह वैध माना जाता था। एक घर का मुखिया एक पुरुष होता था। एक प्रकार की महिलाओं के परिवार में और समुदाय के पुरुष सदस्य द्वारा सख्त नियंत्रण रखा जाता था। यहाँ यदि उन्हें महिलाओं की ओर से व्यभिचार का संदेश होता था तो वे कठोर दंड भी दे सकते थे। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र दस्तावेजों में निवारण और न्याय की मांग करते हुए महिलाओं द्वारा ग्राम पंचायत भी भेजी गई याचिकाओं के प्रमाण मिलते हैं। पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई या घर के पुरुष मुखिया द्वारा पत्नी और बच्चे की उपेक्षा का विरोध करती थी। ज़्यादातर मामलों में महिलाएं याचिकाकर्ताओं को घर में पुरुष मुखिया की मां, बहन, पत्नी के रूप में संदर्भित किया जाता था। जमींदारों के बीच महिलाओं को संपत्ति विरासत में पाने का अधिकार था। हिंदू और मुस्लिम समुदायों को जमींदारी विरासत में मिली। उन्हें वे गिरवी करने या बेचने के लिए स्वतंत्र थे। 18वीं सदी के बंगाल में महिला जमींदारों का भी अस्तित्व। सबसे बड़ी प्रसिद्ध जमींदारियों में से एक राजशाही की शीर्ष एक महिला थी। श्रॉफ 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर ने पाया कि भारत में एक गांव वास्तव में बहुत छोटा होगा जिसमें श्रॉफ नामक मुद्रा परिवर्तित नहीं है। वे पैसे भेजने के लिए बैंकरों के रूप में कार्य करते। इन सीपियों कौड़ी के लिए धन के बदले अपनी इच्छानुसार रुपए मुद्रित करते थे। वन और जनजाति वनों में घुसपैठ मध्यकाल में आदिवासी वनवासी राज्य के लिए आवश्यक गतिविधियां करते। उदाहरण के लिए राज्य को सेना के लिए हाथियों की आवश्यकता होती थी, इसलिए पेशकश के रूप में वनवासी से वसूले जाने के कर में अक्सर हाथियों की आपूर्ति शामिल होती थी। मुकुंद राम चक्रवर्ती द्वारा रचित 16वीं शताब्दी की बंगाल कविता चंडी मंगल में कहा जाता है कि काल केतु ने बंगाल को साफ करके एक राज्य की स्थापना की। शिकारी अभियान मुगल राजनीतिक विचारधाराओं में राज्य के अमीर और गरीब सभी प्रकार की प्रजा से संबंधित अत्यधिक सरोकार का प्रतीक था। नियमित शिकार अभियानों ने सम्राट को अपने साम्राज्य के व्यापक क्षेत्र में यात्रा करने और व्यक्तिगत रूप में अपने निवासियों की शिकायतों का ध्यान करने में सक्षम बनाया।
बाबर का कहना है कि वनों ने एक अच्छी सुरक्षा प्रदान की, जिसे पीछे पड़ने के लोग विद्रोही बन जाते थे और कोई कोई कर नहीं देते थे। व्यावसायिक कृषि के प्रसार में वनों में रहने वाले लोगों के जीवन पर प्रभावित किया। मोम, शहद, गोंद, लाख जैसे वन उत्पादों में भारी मांग थी। कुछ वस्तुओं में गोंद गोंद और लाख 17वीं शताब्दी में भारत में विदेशी निर्यात प्रमुख वस्तुएं बन गई। जमींदार वे जमीन के मालिक थे जिन्हें ग्रामीण समाज में अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर कुछ सामाजिक और आर्थिक विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। राज्य की कुछ सेवाओं खिदमत का प्रदर्शन करके का कारक जमींदारों की उच्च स्थिति के लिए जिम्मेदार थे, जिनके पास व्यापक भूमि थी, जिसे मिल्कियत कहा जाता है, जिसका अर्थ संपत्ति होता है। जमींदार राज्य की ओर से राजस्व कर एकत्र कर सकते थे। एक ऐसी सेवा जिसके लिए उन्हें आर्थिक रूप से मुआवजा दिया जाता था। सैन्य संसाधनों पर उनका नियंत्रण होता था। अधिकांश के पास किले किचाला के साथ एक सशस्त्र दल भी होता था, जिसमें घुड़सवार सेना, तोपचों और पैदल सेना की इकाइयाँ शामिल थी। जमींदार सम्मेलन की धीमी प्रक्रियाओं में अधिकारों के हस्तांतरण, राज्य के आदेश, खरीद और नई भूमि का उपनिवेशीकरण शामिल था, जिसमें अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोगों को अधिकारों के पद में प्रवेश करने की अनुमति। जमींदार प्रथा में कबीले या वंश आधारित जमींदारी के एकीकरण की अनुमति थी। उदाहरण के लिए राजपूतों, जाटों ने उत्तर भारत में विशाल क्षेत्र पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए इन रणनीतियों को अपनाया। इसी प्रकार किसान पशुपालक सदगोपों की तरह इन्हें मध्य और दक्षिण पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में शक्तिशाली जमींदारियां बनाई। उन्होंने कृषि भूमि के उपनिवेशीकरण का नेतृत्व किया। किसानों की मदद, नगद ऋण सहित खेतों के साधन प्रदान करके उन्हें बसाने में मदद की। जमींदारों की खरीद फरोख्त से ग्रामीण इलाकों में मुद्रीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। मिल्कियत भूमि में उपज बेचते थे। वे अक्सर बाजार हाट स्थापित करते, जहां किसान भी अपनी उपज बेचने के लिए आते थे। किसानों के साथ जमींदारों के रिश्ते में पारस्परिक पितृत्व और संरक्षण का तत्व शामिल था। भक्ति संतों ने, जिन्होंने जाति आधारित और उत्पीड़न के अन्य रूपों में स्पष्ट रूप में निंदा की। जमींदारों को किसानों के पोशाक या उत्पीड़क के रूप में चित्रित नहीं किया गया। आमतौर पर राज्य का राजस्व अधिकारी उसके क्रोध के पात्र होता था। 17वीं शताब्दी में बड़ी संख्या में भड़के किसान विद्रोह, जमींदारों के अक्सर राज्य के खिलाफ उनके संघर्ष किसानों को समर्थन प्राप्त था। भू राजस्व प्रणाली की बात करें तो कृषि उत्पादन पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र बनाने हेतु राज्य के लिए भू राजस्व महत्वपूर्ण था। इसमें दीवान का कार्यालय दफ्तर शामिल था, जो साम्राज्य की वित्तीय प्रणाली की देखरेख के लिए उत्तरदायी था। राजस्व अधिकारियों और रिकॉर्ड रखने वालों में कृषि क्षेत्र में प्रवेश किया जाता था। कृषि संबंधों को आकार देने के लिए निर्णायक एजेंट बन गए। भू राजस्व व्यवस्था 2 चरण में मूल्यांकन और संग्रह। जमा मूल्यांकन में मूल्यांकन की गई राशि और शामिल की गई मूल्यांकन संग्रह। जमा मूल्यांकन की गई राशि थी और हासिल एकत्रित की गई राशि थी। अकबर ने आदेश दिया कि
अमील गुजार या आग्रह संग्रह करता अकबर ने आदेश दिया कि अमील गुजार राजस्व संग्रहकर्ता को किसानों की नकद भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। हालांकि वस्तु के रूप में भी भुगतान किया जा भी खुला रखा जाना चाहिए। प्रत्येक प्रांत में एक प्रत्येक प्रांत में एक जोड़ी जोती हुई और जोतने योग्य दोनों प्रकार की भूमि पाई गई। अकबर के शासनकाल के दौरान भूमि को समुच्च को आयन में संबोधित किया गया। 1665 में औरंगजेब ने राजस्व अधिकारियों द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया वे प्रत्येक गांव में किसानों की वार्षिक रिकॉर्ड प्रदान करें। अकबर के अधीन भूमि का वर्गीकरण बादशाह अकबर ने भूमि का वर्गीकरण और प्रत्येक के लिए भुगतान में अलग अलग राजस्व तय किया। पोजल भूमि यह भूमि प्रतिवर्ष क्रमिक रूप से प्रत्येक फसल खेती की जाती जिसे परौती या परती कुछ समय के लिए खेती से बाहर छोड़ी गई भूमि ताकि वह अपनी क्षमता वापस पा सके। चाचर वह भूमि जो 3 या 4 वर्षों में परती पड़ी होती थी। बंजर 5 वर्ष या उससे अधिक समय में बंजर भूमि। मनसबदारी प्रणाली मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में शीर्ष पर एक सैन्य सह नौकरशाही तंत्र मनसबदारी था जो राज्य में नागरिक और सैन्य मामलों की देखभाल के लिए उत्तरदायी था। कुछ मनसबदारों ने नगदी भुगतान किया जबकि उनमें से अधिकांश ने साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व कार्यों के माध्यम से भुगतान किया जाता था। इसका समय समय पर स्थानांतरण होता था। भू राजस्व संग्रहण में कूट हिंदी भाषा के कण का अर्थ है अनाज और कूट का अर्थ है अनुमान। यहाँ यदि कोई संदेह उत्पन्न होता तो फसल को काटकर 3 भागों में विभाजित अनुमान लगाया जाना चाहिए अच्छी तरह से अनुमान लगाया जाना चाहिए। अच्छा, मध्यम और निम्न या भ्रम को दूर किया जाना चाहिए। बटाई जिसे भौली भी कहा जाता है जो फसल के काट कर ढेर लगाया जाता है। सभी पक्षों की उपस्थिति में समझौते किए विभाजित किया जाता है। खेत कटाई बुआई के बाद खेतों का बंटवारा। लांग कटाई फसल काटने के बाद लेकिन ढेर बनाने और इसे आपस में बांट लेते हैं। प्रत्येक अपना हिस्सा लेकर घर ले जाता है जिससे लाभ में बदल जाता है। 16वीं से 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य एशिया में बड़े क्षेत्रीय साम्राज्यों में से एक थे। शक्ति और संसाधन में मजबूत करने में सफल रहा जिससे क्षेत्र में स्थिर व्यापारिक गतिविधियों की सुविधा मिली। मिंग मतलब चीन, सफाई ईरान और ऑटोमन तुर्क साम्राज्यों द्वारा हासिल की गई राजनीतिक स्थिरता ने भूमि व्यापार के जीवंत नेटवर्क को बनाने में मदद की। खोजी यात्राएं और नई भूमि तक पहुंच के परिणाम स्वरूप यूरोप के साथ एशिया व्यापार विशेष रूप से भारत पर बड़े पैमाने पर विस्तार किया जिसके परिणाम स्वरूप भारत में विदेशी व्यापार में अधिक भौगोलिक स्थितियां विविधता के साथ इस व्यापार में वस्तु संरचना
में विस्तार हुआ। बड़े व्यापार के कारण भारत में खरीदे गए माल के भुगतान के लिए भारी मात्रा में चांदी भारी मात्रा में चांदी एशिया और चांदी की मात्रा एक बड़ा हिस्सा भारत की ओर आकर्षित हुआ। यह भारत में लाभप्रद था क्योंकि उसके पास चांदी का प्राकृतिक संसाधन नहीं था। 16वीं से 18वीं शताब्दी में भारत में धातु मुद्रा, विशेषकर चांदी के रुपए में उपलब्धता में उल्लेखनीय स्थिरता देखी गई, जिससे सिक्कों की ढलाई में विस्तार, अर्थव्यवस्था में धन के प्रसार के साथ साथ मुगल राज को कर और राजस्व नगद में प्राप्त करने की क्षमता में मदद मिली। इटली के यात्री जोवान्नी कारेवी लगभग 1690 ईस्वी में के अनुसार दुनिया के अलग अलग भागों में चांदी भारत में पहुंचती थी। यह वर्णन 17वीं शताब्दी में भारत में नकदी और वस्तु लेन देन में अभूतपूर्व मात्रा का भी अंदाजा होता है। अबुल फजल की आईने अकबरी अकबर के आदेश पर अबुल फजल द्वारा शुरू की गई इतिहास लेखन का एक बड़ी परियोजना का हिस्सा है। 5 संसाधनों से गुजरने के बाद यह 1598 ईस्वी में पूर्ण हुई। यह अकबरनामा का हिस्सा है जिसमें 3 किताबें शामिल हैं, जिसमें 2 ऐतिहासिक आख्यान प्रसिद्ध हैं। तीसरी पुस्तक आईने अकबरी शाही नियमों साम्राज्य के गजेटियार के संग्रह के रूप में व्यवस्थित की गई है। आईने अकबरी का अनुवाद किया जाए तो हेनरी ब्लॉकचेन ने इसका संपादन किया। एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल कलकत्ता में इसे बिब्लियोथेका इंडिका श्रृंखला में प्रकाशित किया। पुस्तकों का 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। खंड 1 मानक अनुवाद में हेनरी ब्लॉकचेन कलकत्ता 1873 ईस्वी में द्वारा किया गया। अन्य 2 खंडों का अनुवाद एच.एस. जेरंड कलकत्ता 1891 और 1894 द्वारा किया गया। आईने अकबरी का अकबरनामा में दरबार प्रशासन, सेना के संगठन, राजस्व के स्रोतों और अखबार के सामान्य स्रोतों के लिए भौतिक लेआउट और लोगों की साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें अकबर की सरकार की विभिन्न विभागों और साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों का विस्तृत विवरण किया गया। आईने अकबरी का उल्लेख अकबर के साम्राज्य का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना, एक मजबूत शासक वर्ग या सामाजिक सद्भाव प्रदान किया जाता था। लेखक की नज़र में मुगल साम्राज्य के विशाल खिलाफ कोई भी विद्रोह या स्वायत्ता सत्ता के दावे का असफल होना तय था। आईने अकबरी 5 भागों दफ्तर में से मिलकर बनी, जिसमें से प्रथम पुस्तकें मुगल प्रशासन का वर्णन करती हैं। प्रथम पुस्तक मंजिल, आबादी, शाही घराने और इसके रखरखाव से संबंधित है। दूसरी पुस्तक सिपाह, आबादी, सैन्य, नागरिक प्रशासन की स्थापना, सैनिकों, नौकरों की स्थिति, शाही अधिकारियों, विद्वानों, कवियों, कलाकारों, नोटिस, संक्षिप्त जीवनी रेखांकित का। तीसरी पुस्तक मुल्क आबादी साम्राज्य के वित्तीय पक्ष से संबंध है। राजस्व दरों का संबंध मात्रात्मक जानकारी प्रदान करती है। इसके बाद 12 प्रांतों का लेख है। एक पुस्तक में विस्तृत सांख्यिकी जानकारी, जिसमें सभी सूबों में भौगोलिक स्थिति, आर्थिक रेखांकन या आर्थिक रेखा चित्र शामिल है। साथ ही उनके प्रशासनिक और वित्तीय प्रभाग, सरकार, परगना, महाल, निर्धारित राजस्व जमा और कुल मात्रा या क्षेत्र शामिल है। आईने में सूबा के नीचे के सरकारों का एक विस्तृत चित्र दिया गया है। इसमें
8 स्तंभ है जो जानकारी देते हैं कि परगना या महल, किला या किले, अराजी और जमीन द्वारा अराजी और जमीन परिमूद मापा गया क्षेत्र, नकदी राजस्व मूल्यांकन नगद के लिए किया जाता था। सयुरगल शब्दों का उपयोग दान में राजस्व अनुदान के लिए किया जाता था। जमींदार 7 से 8 में से जमींदारों की जातियां और घुड़सवारों सवार सैनिक पैदल सैनिकों को पियादा और हाथियों में फिल सहित उनकी सेनाओं का विवरण है। चौथी 5वीं पुस्तकें दफ्तर भारत में लोगों के साहित्यिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं सहित इनमें अकबर के शुभ वचनों का संग्रह भी शामिल है। इस प्रकार आईने अकबरी आधिकारिक कागजात की पुनरुद्धार से कहीं अधिक है, क्योंकि मौखिक साक्ष्यों के इतिहास में तथ्यों के रूप में शामिल करने से पहले सत्यापित किया गया था। सीमाएं क्या हैं? इतिहासकारों ने पुस्तक में कुछ समस्याएं बताई हैं, जैसे कुल योग में त्रुटियां तथा सभी प्रांतों से आंकड़े समान रूप से एकत्रित किए गए थे। उदाहरण के लिए जबकि कई सूबों के लिए जमींदारों की जाति संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी संकलित की गई थी। बंगाल और उड़ीसा के लिए ऐसी जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा जबकि सूबों में राजकोषीय आंकड़ा अपनी समृद्धि के लिए उल्लेखनीय है। इन क्षेत्रों में कीमतें और मजदूरी जैसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर उतने अच्छी तरह से उल्लेखित नहीं है। निष्कर्ष रूप में कहें तो इस अवधि के दौरान उत्तरोत्तर परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज जनजाति लोगों के बीच परस्पर क्रिया के कारण दोनों प्रकार के समाजों अनुकूल परिवर्तन हुए। कई अलग अलग जनजातियों में अलग अलग आजीविका अपनाई गई, जिसमें कई जाति आधारित समाज में विलीन हो गई। इस अवधि में प्रशासन सुव्यवस्थित प्रणालियों और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ राज्यों की व्यापक स्थापना भी देखी गई। भूमि की चतुरता, उपलब्ध श्रम, किसानों की गतिशीलता के कारण बिक्री व्यापार धन के लिए फसलें उगाई जाती थी। इस प्रकार बाजारों ने गांवों में प्रवेश किया, जिससे व्यापार में विस्तार हुआ। जिसके अलावा अकाल और महामारी के कारण समय समय पर होने वाले व्यवधानों के बावजूद भारत में जनसंख्या वृद्धि हुई। इस काल में अन्य धर्मों का प्रभाव भी दृष्टिगोचर हुआ। अंततः एक नगदी गठजोड़ विकसित हो गया। 1523 ईस्वी में अहोमों ने राज्यों पर आधिपत्य कर लिया। 1526 में बाबर ने पानीपत में दिल्ली में सुल्तानो इब्राहिम लोधी को हराया और पहला मुगल सम्राट बना। 1530 से 40 में हुमायूं के शासनकाल का प्रथम चरण रहा। 1540 से 55 में शेरशाह से पराजित हुमायूं सफाही दरबार में निर्वासित रहता था। 1555 से 56 में हुमायूं ने खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त किया। 1556 से 1605 में अकबर का शासनकाल रहा। 1581 ईस्वी में अहोमों ने कोच हाजो के राज्यों पर आधिपत्य कर लिया। 1591 में राजा मान सिंह ने चेर साम्राज्य पर आक्रमण किया, उसे हरा दिया। 1605 से 1627 में जहांगीर शासनकाल। 1628 से 1658 में शाहजहां का शासनकाल। 1658 से 1707 औरंगजेब का शासनकाल। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूट लिया। 1761 ईस्वी अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को हराया। 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया। 1857 में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ कर रंगून, वर्तमान यांगून, म्यांमार में निर्वासित कर दिया गया। महत्वपूर्ण शब्दावली में बात करें तो अमीन वह अधिकारी जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी था कि प्रांतों में शाही नियम लागू किए जाएं। जीववाद है जीवित आत्मा का
जीवित आजीविका का पौधों, निर्जीव वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं के प्रति गुणधर्म। कबीला एक सामान्य पूर्वज से वंश का दावा करने के परिवारों या परिवारों का समूह। जनजाति संगठन अक्सर रिश्तेदारी या कबीले की वफादारी पर आधारित होती थी। घुमंतू समूह शिल्पकार, फेरी वाले, मनोरंजनकर्ता अपने विभिन्न व्यवसायों का अभ्यास करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते। मिल्कियत के अंतर्गत अक्सर किराए पर या कृषि मजदूरों की मदद से जमींदारों में निजी उपयोग के लिए भूमि पर खेती की जाती थी। जमींदार अपनी इच्छा अनुसार इस जमीन को बेच और वसीयत पर गिरवी रख सकते थे। खानाबदोश घुमंतू लोग थे। उनमें से कई चरवाहे होते थे। वे अपने झुंडों के साथ एक चरवाहे से दूसरे चरागाह घूमते रहते थे। परगना यह मुगल प्रांत का एक प्रशासनिक उपखंड था। स्थानांतरित कृषि वन क्षेत्र में वृक्षों, झाड़ियों में पहले काट कर जला दिया जाता था। राख में फसल बो दी जाती थी। जब यह भूमि अपनी उर्वरता खो देती थी तो भूमि के दूसरे टुकड़े को साफ करके उस तरह के पौधारोपण किया जाता था।